All right. So welcome to the part 3 of the chapter 3 of class 6th NCERT book of SST. हमने इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा था पहले हम देख लेते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि ये चैप्टर पहले तो लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ है, ठीक है? इसके अंदर हमने मल्टीपल लैंड फॉर्म्स पढ़ी, कौन-कौन सी काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स होती है ऑन अ हाई लेवल, हमने माउंटेन्स पढ़ा, ठीक है? फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा प्लेट्यूज़ के बारे में कि प्लेट्यूज़ को टेबल टॉप बोलते हैं, वहाँ पे लाइफ कैसी होती है, थोड़े प्लेट्यूज़ के एग्जांपल्स, प्लेट्यूज़ में कैसे माइनिंग होती है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ पढ़ा। फिर अब हम थर्ड पार्ट में थर्ड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि है प्लेन्स, ठीक है? सो प्लेन्स, ओके, वी अंडरस्टूड माउंटेन्स कि माउंटेन्स क्या होते हैं, हिली एरियाज होते हैं। जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाओगे जैसे उत्तराखंड, जहाँ आपको पहाड़ मिलेंगे, वो हो गए माउंटेन्स। ये एक टाइप की लैंड फॉर्म हो गई। फिर हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था। जो प्लेट्यूज क्या होते हैं ना, वो थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं, बट उनके ऊपर फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है? जैसे कि हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, वहाँ पे कैसे माइनिंग होती है। तो ये दो टाइप के लैंड फॉर्म्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स। प्लेन्स जो थर्ड टाइप का लैंड फॉर्म है, वो सबसे कॉमन लैंड फॉर्म है अक्रॉस द वर्ल्ड, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उसका रीज़न भी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट सरफेस, ठीक है? फ्लैट सरफेस एट द सेम लेवल ऑफ सी। ये हम पढ़ते हैं क्या होता है। प्लेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग सरफेस। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज। प्लेन्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली फ्लैट सरफेस होते हैं जहाँ कोई लार्ज हिल्स या डीप वैलीज नहीं होती, ठीक है? दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव द सी लेवल। 300 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल क्या होता है? सी लेवल को हम मानते हैं कि सी लेवल इज द फ्लैट सरफेस। आपने कोई सी देखी होगी, ठीक है? बहुत बड़ी होती सी। तो सी कभी पहाड़ों पे या प्लेट्यूज पे नहीं होती। आपको वहाँ पे लेक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको छोटे-छोटे तालाब मिल जाएँगे माउंटेन्स और प्लेट्यूज पे। पर जो सी होती है ना, सागर जिसे बोलते हैं, ठीक है? वो मिलते हैं आपको प्लेन्स पे। और प्लेन्स जो होते हैं ना, वो सी लेवल के 300 मीटर के अबाव नहीं होते। 300 मीटर बहुत कम होता है, 0.3 किलोमीटर जिसको बोलते हैं। तो बहुत ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं प्लेन्स सी लेवल के। तो सी लेवल की जो डेफिनेशन है ना, वो है कि वो एक लार्ज वाटर बॉडी होती है जो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ऑफ प्लेन्स होती है। और सेम प्लेन्स की भी ये डेफिनेशन कि वो प्लेन्स होती है सी लेवल्स के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। तो सी लेवल्स एंड प्लेन, दे बोथ आर सेम, ठीक है? Floodplains are one type of plains formed by rivers originating in mountain ranges where they collect particles of rock, sand and silt called sediments. हम्म अभी हमने क्या पढ़ा? प्लेन्स की डेफिनेशन कि प्लेन्स सी लेवल के बराबर होती है, ठीक है? बाकी माउंटेन्स क्या होते हैं? सी लेवल से बहुत ऊपर होते हैं। प्लेट्यूज भी सी लेवल के ऊपर होते हैं। अगर वो 300 मीटर के अंडर आ रही है तो प्लेन्स हो जाती हैं, ठीक है? फ्लड प्लेन्स क्या होती है? जैसे माउंटेन है ना, माउंटेन में से बहुत झीलें निकलती, बहुत रिवर्स निकलती है, झीलें नहीं, रिवर्स या नदियाँ बहुत निकलती है। आप किसी माउंटेन पे जाओगे ना, माउंटेन पे से आपको है ना, माउंटेन में क्या होता है ना कि बर्फ जमी होती है। हमने पढ़ा था ना कि माउंटेन्स वाले में कि कैसे ऑल्टीट्यूड जैसे बढ़ता रहता है, क्लाइमेट उतना ही हार्श या क्लाइमेट उतना ही ठंडा होता रहता है, ठीक है? तो पहाड़ों के ऊपर हमेशा स्नो जमी रहती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं होता है। और पहाड़ों के नीचे जैसे जैसे जाते रहोगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, मतलब टेम्परेचर हाई होता रहेगा। तो पहाड़ के ऊपर जो बर्फ होती है वो पिघलती है, वो पिघलती है तो पानी में बनती है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी में बनती है ना, तो वो पानी से बह के रिवर बनती है। बहुत सारे बर्फ पिघलती है, बहुत सारा पानी बनता है, वो रिवर्स बन जाती है। वो रिवर्स बहती हुई आती है प्लेन्स पे। और प्लेन्स पे आके क्या करती है वो यहाँ पे जैसे अपने साथ जो डस्ट पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स लाती है, वो प्लेन्स पे बिखेर देती है। और उस एरिया को बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, ठीक है? फ्लड प्लेन्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स जो रिवर अपने साथ लाती है, उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है? वो सब कलेक्ट हो जाते हैं एक प्लेन पे। और क्या होता है ना, ये प्लेन्स जो है, दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स where the rivers deposit them, making the soil very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is a major economic occupation in the landform. Plains also support a variety of flora and fauna. अब मैंने क्या बताया था? पहाड़ से जो बर्फ पिघलती है वो रिवर बनती है, और जब पानी आता है बहता हुआ तो यहाँ पे काफ़ी रॉक,
सिल्ट या स्मॉल पत्थर वो अपने साथ लेके आता है। और प्लेन्स जहाँ होती है ना, फ्लैट सरफेस, जैसे हम सब फ्लैट सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आके इकट्ठा कर देती है। और उस एरिया में बहुत एग्रीकल्चर होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो ये सेडिमेंट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। जो पहाड़ से आते हैं ना, जो भी रिवर के आसपास इकट्ठा होते हैं, वो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। न्यूट्रिशियस किस लिए? प्लांट्स और एग्रीकल्चर के लिए। इसलिए आप कभी देखोगे ना, कभी रिवर्स होती है, आप कभी रिवर फ्रंट पे जाना, कोई भी रिवर पे जाना, ठीक है, गंगा रिवर, यमुना रिवर पे जाना, तो वहाँ के आसपास जो गांव होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा होता है। जो भी लैंड होता है ना रिवर से लग के, वहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर हो रहा था, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है ना, वो बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं बताया था आपको? रॉक पार्टिकल्स जो पहाड़ से होते हुए, रिवर से होते हुए पहाड़ से नीचे गिरते हैं, और वो रिवर के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी जैसे फर्टाइल लैंड बना देते हैं, ठीक है। इसलिए आप कभी भी देखोगे प्लेन्स में सबसे ज़्यादा होती है एग्रीकल्चर। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि पंजाब है। पंजाब में आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, सबसे ज़्यादा पानी है वहाँ पे। क्यों है पानी? क्योंकि वहाँ पे 5 नदियाँ गुजरती हैं। जैसे ये पंजाब है, ठीक है, ये पंजाब स्टेट है अपना, वहाँ से 5 नदियाँ वहाँ पे गुजरती है। उन नदियों की वजह से इतना फर्टाइल लैंड होता है, नदी के आसपास फर्टाइल लैंड होता है, क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, तो उस वजह से काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? प्लेन्स की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, सी लेवल्स के बराबर होते हैं प्लेन्स, और प्लेन्स में सेडिमेंट्स होते हैं, और प्लेन्स में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। अब जैसे ये एक फिगर दे रखा है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर कि द वर्ल्ड मैप शोज अ फ्यू मेजर माउंटेन रेंज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें सब कुछ समझ आ जाएगा प्लेन्स प्लेट्यू क्या होती है। आप भी ट्राई करना। जैसे कि अ, हमने क्या देखा, इंडिया में देख रहे थे, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू हमने पढ़ा था। प्लेट्यूज क्या होते हैं? ये ब्राउन कलर का जो भी है वो प्लेट्यू है। जो भी ऑरेंज कलर का है, ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वो माउंटेन रेंज है। जो भी ग्रीन कलर का है वो बहुत फर्टाइल लैंड, मतलब प्लेन्स है, रिवर प्लेन्स, ठीक है। तो आप जैसे ही देख पा रहे हो तिब्बतन में यहाँ पे तो प्लेट्यू बन रहा है। हमने प्लेट्यू वाले में तिब्बतन प्लेट्यू पढ़ा था। फिर माउंटेन रेंजेस में हमने हिमालय पढ़ा था, तो ये ऑरेंज कलर का हिमालय होगा। यहाँ पे ये बहुत नदियाँ गुजरती है यहाँ पे, प्लेन्स है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इतना ग्रीनिश दिख रहा है। सेम यहाँ पे आप देखो, उरल माउंटेन रेंज होती है, रॉकी माउंटेन रेंज होती है, रॉकी नाम है माउंटेन रेंज का। ये यहाँ पे प्लेन्स है ग्रीन कलर का। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसे आप आराम से गो थ्रू करना, बुक के अंदर है, ठीक है। अब प्लेन्स का एक और एक एक्टिविटी है। द पिक्चर इन फिगर 3.9 in the book has been taken from a satellite. It captures the portion of North India from a high altitude. Observe the ऑब्जर्व एंड डिस्कस द इमेज एज अ क्लास एक्टिविटी। ये एक्चुअली सैटेलाइट इमेज है, ये हमारा इंडिया है ना, आपने इंडिया देखा होगा, ये इंडिया है हमारा। तो ये जो है ना कैप्चर करागा इस एरिया में। ये एरिया दिख रहा है आपको, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, हाँ। तो ये इस एरिया का सैटेलाइट व्यू है। सो विच कलर इज द गंगा प्लेन? अब गंगा प्लेन का क्या एरिया? अब जैसे ये आपको दिख रहे हैं, 3 अलग-अलग कलर दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर ये ग्रीनिश दिख रहा है, फिर यहाँ पे ब्राउनिश दिख रहा है। तो विच कलर इज द गंगा प्लेन? गंगा प्लेन क्या है? अब आपको बताया था मैंने, गंगा प्लेन्स क्या होते हैं? जो प्लेन गंगा के आसपास है, ठीक है, गंगा के आसपास की ज़मीन को, जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश, बिहार में गंगा बहुत ज़्यादा है। तो गंगा के आसपास जो एरिया होता है वो ग्रीनिश होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, पेड़ पौधे बहुत उगते हैं। बताया था मैंने आपको, क्योंकि बहुत फर्टाइल होता है ड्यू टू सेडिमेंट्स, ठीक है, दैट इट कैरीज फ्रॉम द माउंटेन। तो जो भी ग्रीनिश एरिया दिख रहा है वो है गंगा प्लेन। ये जैसे ग्रीनिश एरिया है ना, ये पूरा, ये गंगा प्लेन है, ठीक है। फिर व्हाट डज द व्हाइट एक्सपांस रिप्रेजेंट? अब यार व्हाइट एक्सपांस क्या है? अब मैंने आपको बताया था इस एरिया में हिमालयन की रेंज है। हिमालयन रेंज मतलब पहाड़, तो पहाड़ पे बर्फ जमती है, ठीक है। तो ये व्हाट डज द व्हाइट एक्सपांस रिप्रेजेंट? इज द स्नो माउंटेन्स। व्हाट डज द ब्राउन एक्सपांस इन द बॉटम लेफ्ट इमेज शो? ये क्या है ब्राउन एक्सपांस? ये आ गया प्लेट्यू, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह है, समझ रहे हो? ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट। फिर हम पढ़ते लाइफ इन द प्लेन्स। हमने तीनों लैंड फॉर्म्स के अंदर लाइफ के बारे में पढ़ा कि माउंटेन्स है, माउंटेन्स में लोग इतने नहीं रहते, पर फिर भी थोड़े तो रहते हैं, तो उनकी लाइफ कैसी होती है? प्लस वहाँ के जानवर अलग तरीके होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशन थोड़ी अलग होती है प्लेन्स से। जैसे आप उत्तराखंड नैनीताल जाओगे, तो वहाँ पे जो जानवर दिखेंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ के जो कपड़े होंगे वो थोड़े अलग होंगे। वहाँ पे लोग ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, वहाँ के लोग ज़्यादातर टूरिज्म में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पे आप कभी भी घूमने जाते हो तो आप हिल स्टेशन ही जाते हो ना,
समर्स में, तो वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर टूरिज्म में रहते हैं। फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू आपने देखा था, प्लेट्यूज़ के बारे में, वहाँ की लाइफ कैसी होती है, वहाँ के लोग ज़्यादातर माइनिंग में होते हैं, क्योंकि प्लेट्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, ठीक है, पत्थर बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं, तो वहाँ पे लोग माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ही प्लेन्स में कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, वो हम देखते हैं। Thousands of years ago, the first civilization developed around rivers in fertile plains. In our times too, a large part of the world's population lives in plains. जैसा मैंने आपको बहुत बताया कि हमेशा से हम प्लेन्स में ज़्यादा रह रहे हैं। माउंटेन्स और प्लेट्यूज थोड़े सा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तो हम इंसान ज़्यादातर प्लेन्स पे रहते हैं। आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में जैसे दिल्ली देख लिया आपने, उत्तर प्रदेश देख लिया, वो हम लोग प्लेन्स पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन वन फोर्थ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन गंगा प्लेन। गंगा प्लेन क्या है? उत्तर प्रदेश वाला एरिया, बिहार वाला एरिया। क्योंकि वो फर्टाइल होता है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऑलमोस्ट 40 करोड़ पीपल, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गंगा प्लेन बहती है, और गंगा प्लेन की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता है, वहाँ का फूड कंडीशंस, फूड बहुत है वहाँ पे, अबंडेंट है, प्लस वहाँ पे वेदर कंडीशंस भी ठीक है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब टाइम तक जिंदा रहते हैं, प्लस वहाँ की पॉपुलेशन बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी अच्छी है। तो आपने गैंजेटिक प्लेन या गंगा प्लेन में सुना होगा, उत्तर प्रदेश बिहार में, कि वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में। एज विद मेनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द रीजन इंक्लूड फिश, रिवर फिशिंग एंड द एग्रीकल्चर। एज आई टोल्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ की लैंड इतनी फर्टाइल है, इतना अच्छा प्रोड्यूस है वहाँ का, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर इसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फूड क्रॉप सच इज राइस, मेज, व्हीट, बार्ले एंड मिलेट्स आर ग्रोन। जैसे व्हीट है, ये मेज है, मेज मतलब भुट्टा, व्हीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ, ये सब बहुत ज़्यादा उगता है, ठीक है। Fiber crops such as cotton, jute, and hemp are also grown in the Gangetic plain. Traditional agriculture has been mostly rain-fed, that is, watered through rainfall. हमने अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं, और पुराने ज़माने में जो एग्रीकल्चर होता था वो यूजुअली रेन के थ्रू ही होता था, क्योंकि बारिश, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी पुराने समय में, तो हम लोग ज़्यादातर बारिश के इंतज़ार करते थे, तो बारिश के बाद ही एग्रीकल्चर अच्छा होता था, तो हम लोग बारिश के लिए प्रे करते थे। बट अभी का टाइम ऐसा है ना कि अब हम इरिगेशन पे ज़्यादा फोकस करने लगे, क्योंकि हमेशा बारिश आती नहीं है, ठीक है, और बारिश के हिसाब से अगर बारिश नहीं आई तो हमारी क्रॉप्स खराब हो जाएगी, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इरिगेशन हैज़ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिप्लीशन और ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब जैसे ये आप देख रहे हो कि इरिगेशन हम लोग करने लग गए मॉडर्न टाइम्स के अंदर। पहले एक ट्रेडिशनल वे में करते थे, अब हमने क्या करने लगे, हम ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर जैसे आप, ग्राउंड वाटर मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर भी बहुत पानी होता है, बस उसको निकालना आना चाहिए। तो अब हमने क्या अलग अलग टाइप के, ये जैसे आप देख रहे हो ना, ये फव्वारे लगा रखे हैं, तो ये पानी ग्राउंड वाटर से निकाल के क्रॉप्स में डालते हैं, क्योंकि हमें हमेशा बारिश का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बारिश कभी-कभार आती है, कभी नहीं आती, तो उसकी वजह से हमारी क्रॉप्स खराब हो जाती है, ठीक है। अगर बारिश लेट आई तो क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है, तो हम लोग क्या करने लगे, अंडरग्राउंड वाटर से हम लोग इरिगेशन करने लग गए, ठीक है। अब ये क्या ना, इससे चैलेंज आने लग गया फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंड होने लगे, क्योंकि बारिश अनइवनली आती है, तो हमें ग्राउंड वाटर ईज़िली एक्सेसिबल है, हम वहाँ से पानी निकाल के हम फव्वारे की तरफ क्रॉप्स में डाल देते हैं। बट इससे ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, और फ्यूचर में हमें दिक्कत होगी एग्रीकल्चर के अंदर। इसलिए सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो एग्रीकल्चर भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग पानी में से, ग्राउंड वाटर में से पानी बहुत निकाल रहे हैं, और ग्राउंड वाटर में पानी कम होता जा रहा है, ग्राउंड के अंदर पानी कम होता जा रहा है, ठीक है। Whether in mountain ranges or plains, rivers around the world have carried immense cultural value. In particular, many communities has considered a river's source and its confluence with one or two other rivers to be sacred. In India, numerous festivals, ceremonies, and rituals are conducted at such locations because plains have a gentle slope. River navigation is easy and supports a lot of economic activities. हम क्या है ना कि हम हमेशा से rivers जो होते हैं ना, वो हमारे लिए काफ़ी सैक्रेड, काफ़ी पवित्र मानी गई, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर आता है, वहाँ पे फिशिंग होती है, वहाँ पे खाना मिलता है, तो लोग हमेशा से काफ़ी सैक्रेड मानते हैं गंगा को। आप गंगा जैसे मान लो, गंगा रिवर है, जैसे ये गंगा है, तो वहाँ पे आप देखोगे लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, वहाँ पे उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि गंगा की वजह से बहुत सारी लाइफ को बढ़ने का मौका मिला है, काफ़ी लाइफ डिपेंड भी करती है गंगा पे, और उससे ज़्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन में भी रिवर का हेल्प करते हैं, क्योंकि हर जगह रोड बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो रिवर में बोट वगैरह लगा के वी ट्रांसपोर्ट अलॉट, ठीक है।
In earlier days, people also used river extensively to travel from one place to another. Even today, there are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. बताया मैंने आपको कि पुराने समय से आज तक भी हम गंगा पे या फिर ऐसी रिवर्स पे बहुत डिपेंड करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट की वजह से, ट्रांसपोर्ट को लेकर। ठीक है, एक लास्ट हमारा चैप्टर एंड हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट सेक्शन है। अब हमने क्या पढ़ा इन तीन, मतलब ये एक समरी है, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने माउंटेन्स पढ़ लिया, हमने प्लेट्यूज पढ़ लिए, हमने प्लेन्स पढ़ लिए। ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये तीन टाइप के लैंड फॉर्म है। पर आप जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे आगे 7th 8th 9th में होगे आगे और पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा इतने ही लैंड फॉर्म्स नहीं होते। ये तो हमने अभी क्या ना, हमने स्टार्ट ही किया है पढ़ना, तो हम थोड़े ईजी लेवल से पढ़ रहे हैं। तो तीन लैंड फॉर्म्स ही हमने पढ़े हैं, पर इस चैप्टर में हमने केवल तीन पढ़े हैं, पर इससे भी अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं। जैसे वन ऑफ द लैंड फॉर्म्स इज द डेजर्ट, रेगिस्तान। आपको भी राजस्थान आना, राजस्थान के अंदर आपको जैसलमेर मिलेगा। जैसलमेर में आपको थार डेजर्ट है। ये डेजर्ट देखे हो तो आपने ऊँट देखे होंगे, वहाँ पे कैसे ऊँटों पे सवारी करते हैं। तो ये एक तरह का लैंड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ के फोना और फ्लोरा भी काफ़ी अलग होता है। जैसे ऊँट है यहाँ पे, अब आपको ऊँट पहाड़ों पे नहीं मिलेंगे, या फिर आपको, आप जैसे उत्तराखंड जाओगे तो आपको ऊँट नहीं मिलेंगे। जैसे आप प्लेट्यूज में जाओगे, झारखंड जैसे, या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू में जाके वहाँ पे आपको ऊँट नहीं मिलेगा। या फिर आप प्लेन्स में जाओगे, आप जैसे पंजाब चले गए, वहाँ पे आपको ऊँट नहीं मिलेगा। ऊँट मिलेंगे आपको राजस्थान के रेगिस्तानों में। तो ये एक टाइप का लैंड फॉर्म हो गया। तो वहाँ के लोग इतने अलग तरह के कंडीशंस में रहते हैं, तो वहाँ के लोग भी थोड़े अलग हो गए, वहाँ के कपड़े थोड़े अलग हो गए, प्लस वहाँ के जानवर, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब वहाँ के पौधे, वहाँ पे क्या हम कैक्टस देखते हैं, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, आपको कैक्टस मिलेगा, कांटे वाला पौधा। ठीक है, वहाँ पे हमको ऊँट मिलेंगे जो स्पेसिफिकली डेजर्ट में चलने लायक होते हैं। ठीक है, तो कैसे फ्लोरा और फोना भी बदल गया। हम जैसे हर एक लैंड फॉर्म में हमने पढ़ा कि कैसे लाइफ डिफरेंट होती है, वैसे ही डेजर्ट में भी लाइफ डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने थार डेजर्ट देख लो एग्जांपल इंडिया के अंदर, या फिर गोबी डेजर्ट जो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अंटार्कटिका भी एक तरह का डेजर्ट है। अंटार्कटिका है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, वो बर्फ से ढका, वहाँ पे इंसान नहीं रहते, तो ऐसा बोलते हैं कि अंटार्कटिका भी एक टाइप का वाइट डेजर्ट है। ठीक है, despite harsh living conditions, humans have adapted to most of the deserts. In India, communities living in the Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the desert. The diverse ways in which humans have made all the life landform their home is a testimony to our adaptability and resilience. इस फाइनल लाइन से हमें क्या पता चलता है कि हम लोग कितने, मतलब वी ह्यूमंस आर वेरी मच रेजिलियंट, वेरी स्ट्रांग। क्योंकि आप देख लो, हर एक लैंड फॉर्म में अलग अलग जानवर मिल रहा है आपको। ठीक है, पहाड़ों पे जाओगे तो अलग जानवर है, प्लेन्स में अलग है, डेजर्ट में अलग है, पर इंसान हर जगह, इंसान ने हर जगह अपना मतलब अडेप्टेबिलिटी, अपने रेजिलियंस को प्रूव किया है। आप डेजर्ट में जाओगे, आपको वहाँ मिल गए इंसान, आपको प्लेन्स में मिल गए, आपको माउंटेन्स में मिल गए, और हम वहाँ पे बैठे नहीं, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम कैसे भी पैसे कमा रहे हैं। तो इस चैप्टर से हमें पता चला कि इंसान कितने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, हम कितने अडेप्टेबल और कितने रेजिलिएंट, रेजिलिएंट मतलब होता है हम कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, हम कितने भी हार्श कंडीशन को सह सकते हैं। हम पानी में भी, मतलब आपने देखा होगा ओशियंस में भी हमारी शिप्स चलती रहती है, तो हम ओशियंस में भी रहते हैं। अब वहाँ पे ओशियंस में आपको ऊँट तो मिलेगा नहीं, आपको वहाँ पे याक नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे शेर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको सब पानी वाले जीव मिलेंगे। बट हमने पानी में भी, हम ओशियंस में भी हम रहने लग गए शिप्स वगैरह बना के। तो इंसान कितने अडेप्टेबल और रेजिलिएंट है, वो हमें इस चैप्टर से पता चला। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। आप हर एक चैप्टर को, मतलब हर एक पार्ट को पढ़िए। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। ठीक है, 1 और 2, उन दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना अगर आपको पढ़ना है तो। और ये सारे चैप्टर्स जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जो पढ़े हमने थीम 1 के अंदर, वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ कवर करी है एनसीईआरटी से, हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो आपको क्या है ना कि समझने में आसानी होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि समझ में आ गया तो आपका गेम सेट है, और लिटरली गेम सेट है, क्योंकि इंटरेस्ट आता है। आपको याद करने में आसानी होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, और जब आप रटोगे नहीं तो आप भूलोगे नहीं आसानी से चीज़ों को। आप एग्जाम में अपने तरीके से आंसर लिख पाओगे। आपको किसी ने माउंटेन पूछ लिया, व्हाट इज़ माउंटेन, तो आपको पता है, समझ आ गया कि माउंटेन क्या होता है। हमने उत्तराखंड में देखे है ना
कि ऐसे स्लोप होती है और यहाँ पे पॉइंटेड पीक होती है उसकी, तो हमने माउंटेन की डेफिनेशन लिख दी हमारे हिसाब से। तो यही बात है, आपको रटना नहीं पड़ रहा है, आपको समझ के आप हर चीज़ कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो गो थ्रू दोस एंड देन स्टार्ट स्टडिंग पार्ट 3, दैट इज प्लेन्स। ठीक है, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द थीम ए। अब हमारे अगले वीडियोस में आपको थीम बी भी देखने को मिलेगा, थीम बी जो कि है हिस्ट्री वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।